तो प्यारे बच्चों पढ़ाई करें, पढ़ाई करें। तो सबसे पहले ये लिख लेते हैं, आई एम ए जीनियस। तो ये लिखकर चालू करते हैं, शुरुआत करते हैं। आई एम ए जीनियस, ठीक है। तो प्यारे बच्चों देखो, हमने लास्ट क्लास पढ़ा था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, है ना। अब हम पढ़ेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, ठीक है। अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है? एब्जॉर्प्शन, सुनो बच्चों, दोनों में फर्क क्या है? सुनो, उत्सर्जन में क्या था बताओ। सुनो, पहले चुप हो जाओ। उत्सर्जन में क्या था? जो स्क्रीन था, स्क्रीन वो बिल्कुल ब्लैक। चुप हो जाओ प्लीज बच्चों, अरे चुप हो जाओ प्लीज। उत्सर्जन में क्या था? स्क्रीन था, पर्दा जो था बिल्कुल ब्लैक, उसमें कुछ नहीं था। फिर हमने स्रोत की मदद से उसमें रोशनी डाला, समझ में आ गया? तो जहां पे कोई भी रोशनी यानी कोई भी तरंग दैर्घ्य, अरे चुप हो जाओ प्यारो, प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। चुप हो जाओगे तभी स्टार्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल चुप हो जाओ। हाँ अब अच्छा है। तो प्यारे बच्चों, उत्सर्जन में हमने देखा था स्क्रीन जो था उसमें कुछ नहीं था। अब स्रोत ने प्रकाश डाला उस पे, ठीक है। अब अवशोषण में क्या है? देखो, उस पर्दे के पास सब कुछ है, उस पर्दे के पास सब कुछ है। मतलब हम ये सोच सकते हैं, एक पर्दे को हमने यूं प्रकाशित किया, एक पर्दे को हमने प्रकाशित किया, इसमें हर प्रकार का तरंग दैर्घ्य उपस्थित है। तो ये जो पर्दा है, ये जो स्क्रीन है मेरे प्यारो, इसके पास हर प्रकार का प्रकाश है। यानी ये बिल्कुल आप सोच सकते हो ये सफेद रंग का पर्दा है, बिल्कुल श्वेत। देखो, बदमाशी करोगे तो क्लास से भगा दूंगा, बता रहा हूं। तो ये स्क्रीन बिल्कुल सफेद है, सारा कुछ उसमें है, ठीक है ना। अब इसके पथ में स्रोत अवरोधित करेगा। मतलब प्यारे बच्चों, इसमें स्रोत हमने रखा है, हाइड्रोजन का स्रोत रखा है हमने, और मान के चलिए ये हाइड्रोजन के कण जो रोशनी आप डाल रहे हो पूरा, मान कर चलो जिसमें एक से लेके एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मानो को चलो इस रोशनी में हर तरंग दैर्घ्य है, जैसे कि 1 से लेके 100 सब है। अब बीच में स्रोत आ गया, स्रोत अब क्या करेगा? कुछ अवशोषित कर लेगा। मान के चलो उसमें से मान के चलो जो तरंग दैर्घ्य संख्या 23, 30, 50 और 65, 23, 30, 50 और 65, इन चारों को उसने अवशोषित किया। तो पर्दे में 1 से लेकर 100 उपस्थित था पहले, अब इसने अवशोषित कर लिया 23, 30, 65, 50 इनको, तो वो गायब हो जाएंगे। अवशोषित कर लिया ना। तो प्यारे बच्चों मेरे, जो रोशनी अवशोषित हो जाएगा स्रोत द्वारा, तो क्या होगा जानते हो? वो यहां पे मिसिंग हो जाएगा, यानी इसमें से अनुपस्थित हो जाएगा।
तो जो रोशनी अनुपस्थित है पर्दे पर, जो रोशनी अनुपस्थित है, क्यों अनुपस्थित है, अवशोषित हो गया, तो उसी को हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के संगत रेखा। तो ये उपस्थित नहीं है, क्या है फिर, ये अवशोषित है। तो अवशोषित है तो या तो उसकी तीव्रता कम हो गई या तो वो गायब हो गई, ठीक है ना। तो याद रखना, कई बार हम कहते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में ये रेखा प्राप्त हुआ, तो मतलब समझो अवशोषण स्पेक्ट्रम में ये रेखा प्राप्त हुआ, मतलब अवशोषण स्पेक्ट्रम में ये रेखा स्रोत द्वारा अवशोषित हो गया, तो इसलिए उसकी तीव्रता गायब हो गया, समझ गए। तो एक्चुअली अवशोषण देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में प्राप्त हुआ तो वास्तव में वो है, काले पर्दे पे उपस्थित हो गया, और अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त हुआ का मतलब है उसका गायब होना, समझ गए। तो बच्चों दोनों में यही कंसेप्ट है। लेकिन एक बात याद रखना, ये हाइड्रोजन का गैस जो है, इसको तो आपने ऊष्मन नहीं किया, हीट नहीं दिया, तो ये जो है ये स्रोत बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये अपने आद्य अवस्था में है। हाइड्रोजन जो है वो आद्य अवस्था में है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है बच्चों वो मुख्य क्वांटम संख्या 1 पर ही है, समझ गए। मुख्य क्वांटम संख्या तलस्थ अवस्था 1 पर ही है, तो उसे अवशोषित करना है। तो ऐसा हुआ बच्चों, क्या करेगा वो मैं बताऊं। ये हाइड्रोजन है, मान के चलो एक फोटोन यहां से आया 12.75, कितना, 12.75, तो 12.75 उस इलेक्ट्रॉन को मिल गया, वो 1 से लेके 4 तक कूद गया, 1 से लेके 12.75 याद है ना, 10.2, 12.09 और 12.75, 12.75 कब है, 1 से लेके 4, तो ये फोटोन पाते ही अच्छा कूद गया, अब उसको वापस कूदना है। देखो वो तो मान के चलो 100 ऐसे फोटोन थे, कितने फोटोन थे, 100 ऐसे, 100 फोटोन 12.75 का सब इसने 100 इलेक्ट्रॉन ऐसे उड़ गया 100 एटम्स में, अब उनको वापस करना है। लेकिन वापसी में 6 पथ है इसके पास, समझ लो 4 से लेके 1 तक कितने पथ होते हैं, n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2, अब उसके बाद 6 पथ है, 6 पथ। जंप तो किया डायरेक्ट, लेकिन वापसी में देयर आर 6 पॉसिबिलिटीज, समझ रहे हो। अब हो सकता है कि भैया वो चौथी मंजिल पे पहुंच गया और वो पहली मंजिल पे डायरेक्टली कूद गया, मतलब जो 100 में से 100 अवशोषित हो गया, 4 तक चला गया। अब जब वापसी की बारी है, लेकिन 100 में से ऐसे मान के चलो 25 हुए जो कि वापस आए, और बाकी सब क्या हुए बताओ, कभी वो चौथे मंजिल से तीसरे मंजिल को आया, कभी तीसरे से दूसरे को आया, या चौथे से दूसरे को कूदा, 6 पॉसिबिलिटीज है। तो हुआ क्या बच्चों, यहाँ पे जो 100 फोटोन अवशोषित हुआ था ना, ऊपर चला गया, और उसमें से एक अंश ही वापस लौटेगा 25, तो 75 हो गया गायब, 75% रोशनी गायब हो गया। तो वहां पे जब 100 फोटोन के संगत जो रोशनी मिल रही थी, अब 75 हो गया गायब, तो वो एक काला धब्बा बन गया, समझ गए क्यों हुआ, क्योंकि 100 अवशोषित हुआ। अगर ऐसा होता कि 100 अवशोषित हुआ, मैं जंप कर गया और मैं मुझे वापसी भी ऐसी करनी है, तब तो देखो ये एक क्षण के लिए अवशोषित होके उत्सर्जित होके वो सेम रहता। लेकिन जब ये ऊपर गया, लेकिन वापसी में उसके 6 पॉसिबिलिटीज है, उसमें से मान के चलो सिर्फ 25 में उसी पथ में लौट रहा है, तो 25% तो मिलेगा वहां पे, लेकिन 75% गायब रहेगा, तो उसको हम कहते हैं ये रोशनी या ये तरंग दैर्घ्य अवशोषित हो गया। लेकिन एक बात याद रखना बच्चों, हमेशा अवशोषण प्रारंभ कहां से होता है बताओ, तलस्थ अवस्था से। अवशोषण का प्रारंभ कहां से होता है, आद्य अवस्था से, यानी n इक्वल टू 1 से। तो 1 से लेके 2 तक जंप कर सकता है, 1 से लेके 3 तक, 1 से लेके 3.5 तक नहीं, 1 से लेके 4 तक, 1 से लेके 4.2 तक नहीं, या तो 5 डायरेक्टली 5 जाएगा, है ना। यानी प्यारे बच्चों देखो कौन कौन सी ऐसी रोशनी है जो ये अवशोषित करके 1 से 2, 1 से 3 या 1 से 4 तक जा सकते हैं, उनके बारे में आपको मालूम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने इस रोशनी में किसे किसे भेजा, देखो मैंने मान के चलो ऐसे 7 प्रकार की रोशनी भेजा है। हाँ, मैंने सोचो कि 7 प्रकार के फोटोन भेजा है, 7 प्रकार, कितने प्रकार, 7 प्रकार, उनके तरंग दैर्घ्य, उनके संगत ऊर्जा लिख रहा हूं, है ना, ध्यान से देखना।
मैंने एक भेजा है बच्चों 7.5 ईवी का, दूसरा भेजा है 8.4 ईवी का बच्चों, तीसरा भेजा है 10.2 ईवी का, चौथा भेजा है 10.8 ईवी का, ठीक है। फिर मैंने भेजा है 12.1 ईवी का, ठीक है। और एक मैंने भेजा है, 5 हो गए ना, और एक देखो मैंने भेजा है प्यारे बच्चों 12.6 ईवी का, और एक मैंने भेजा है बच्चों 12.75 ईवी का। कितने काउंट करो, 7 हो गए। इन 7 में से क्या ये तीनों विशेष है? साथ में से ये विशेष है ना? क्यों विशेष है? ये 1-2 का फर्क, ये 1-3 का फर्क और ये 1-4 का फर्क, तो ये अवशोषित नहीं होंगे, ये अवशोषित होंगे। तो वो रोशनी अवशोषित होगी बच्चों, वो तरंग दैर्घ्य जो कि जिसका ऊर्जा जो है वो 2 मुख्य क्वांटम संख्याओं की ऊर्जा अंतराल है। समझ में आ गया कि किसी को भी आप भेजो, बाकी सब अवशोषित नहीं होंगे, तो कौन अवशोषित होगा बताओ? वही जो 1 से 2 का फर्क है, 1 से 3 का फर्क है, या 1 से 4 का। आप ये मत सोचना कि 2 से 3 का फर्क सर नहीं हो रहा, क्यों? सबको स्टार्ट तो ग्राउंड लेवल से ही करना है, स्टार्ट तो 1 से ही होना है, तो 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ये सब पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इस बात को आप याद रखना, केवल वही अवशोषित होगा जो कि कोई ऊर्जा अंतराल है, निश्चित ऊर्जा अंतराल है, 1 से 2, 1 से 3, 1 से 4, ठीक है। वो कौन कौन है बच्चों? 10.2, 12.09 या 12.1 लगभग, और 12.75, ये सब अवशोषित होंगे, और बाकी माध्यमिक मान नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ये एक पॉइंट ये आप याद रखना। ओके बच्चों, और एक बात याद रखने, कॉमनली आज क्वेश्चन है, आपको ऐसे 6 संभावनाएं बताया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा रेखा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त हो सकता है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त होने का मतलब उसका गायब होना, समझ गए? तो मान के चलो आपको ये बताया गया, सुनो ध्यान से सुनना, आपको बताया गया कि देखो 4 से लेके 1 का ट्रांजिशन, ये संक्रमण है, 4 से लेके 1 तक का। तो बच्चों ये 4 है, ये 3 है, ये 2 है, और ये 1 है, ठीक है ना। ये है 1, 2, 3 और 4। हमें मालूम है 4 रेखाएं कौन कौन सी होती है, तो चलो इन रेखाओं को ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले 4 से लेके 1, 4 से लेके 2, 4 से लेके 3, और फिर अगला समूह आएगा कि 3 से लेके 1, 3 से लेके 2, और लास्ट में बचेगा 2 से 1। ऐसे 6 रेखाएं हो गए। इनका चलो मैं नंबरिंग कर देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी रेखा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगी। तो आप हमेशा याद रखना जिसका टर्मिनल स्टेट 1 है, देख रहे हो, देखो इसका है, इसका है, और इसका है, तो कौन सी रेखा प्राप्त होगी अवशोषण स्पेक्ट्रम में? 1 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर, जिसका अंतिम स्थिति 1 हो, क्योंकि देखो अवशोषण में क्या होगा, 1 से ही स्टार्ट होने वाला है, याद रहेगा, अंतिम स्थिति इसका 1 हो, वही अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त हो सकता है, ठीक है ना। तो बच्चों इसको नोट कर लीजिए प्यारे बच्चों, एज ए हेडिंग आप लिखोगे अवशोषण स्पेक्ट्रम, और इसमें ये आपको याद रखना है। दोनों में जो मूल अंतर है उसको मार्क करें। पहले पर्दा बिल्कुल काला था, उसको हमने रोशन किया स्रोत को उत्तेजित करके। अब क्या है, पर्दा बिल्कुल सफेद, स्रोत को रख दिया, अवरोधित कर दिया, तो कुछ भाग गायब हो गए, ठीक है, नोट कर लिया। तो कब लिखोगे? कल है, आज लिखोगे तो लिखिए, थोड़ा फास्ट लिखिए, क्योंकि आज हमने आई एम ए जीनियस लिख दिया, जीनियस फास्ट लिखते हैं बहुत। तो
बच्चों दो ही प्रश्न आते हैं कि इनमें से कौन अवशोषित होगा, तो आप समझ जाना कि जो निश्चित ऊर्जा अंतराल वही अवशोषित हो सकता है। और ये एक प्रश्न आता है कि इन रेखाओं में से कौन सा अवशोषण स्पेक्ट्रम में प्राप्त हो सकता है। देखना जिसका अंतिम स्थिति 1 हो वही प्राप्त हो सकता है। तो बच्चों देखो ये 10.2 है ना, ये वाला 10.2, ये वाला कितना 12.09 और ये वाला कितना 12.75, और माध्यमिक जो है वो अवशोषित नहीं होंगे। ठीक है, आ रही कि नहीं समझ में? आ गई? तो ऐसे क्यों कह रही हो? ऐसे नहीं, यस सर, ऐसे बना। तो बच्चों हमने देखा कि ऊर्जा का अंतराल तो हम देख ही रहे, समझ रहे हो? ऊर्जा का अंतर हम देख, यार दुखी होकर क्यों बैठे हो यार, ऐसे करके कोई बैठा है क्या यार बच्चों? ऐसे प्रॉम्प्ट, ऐसे फास्ट, या तो बदमाशी कर रही, या तो क्या मतलब है? तो बच्चों देखो और एक प्रकार का प्रश्न आता है, वो ये है कि आयनन विभव। आयनन मतलब क्या समझते हो? आयनन मतलब इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को जहां भी है परमाणु से बिल्कुल बाहर निकालना। बाहर एनर्जी कितना होता है? 0, ठीक है ना? तो एक तो ऊर्जा में मिलता है ऊर्जा, और एक होता है विभव। जैसे कि ऊर्जा को आप ईवी में व्यक्त करोगे, जैसे 13.6 ईवी, उससे ई को उड़ा दो, बाकी बचा वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, इलेक्ट्रॉन को उड़ा दो तो वोल्ट बचेगा, तो वो होता है विभव। तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, अगर कोई हमें पूछे कि आयनन विभव या आयनन ऊर्जा कितना है, आयनन ऊर्जा, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन में क्या होता है प्यारे बच्चों? देखो जो भी प्रारंभिक रहेगा ni, वहां से लेकर हमें भेजना है n फाइनल, जो कि इंफिनिटी। आयनन का क्या मतलब होता है? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालना, है कि नहीं? तो प्यारे बच्चों मैं आपको ये कहूंगा कि देखो अगर हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु, और मूल रूप से ये 1 पर है, अर्थात आद्य अवस्था में है। आद्य अवस्था में ऊर्जा कितना है बताओ? -13.6। तो यहाँ पे जो संगत ऊर्जा होगी, एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी, तो लिखेंगे 13.6 ईवी। सो आयनन विभव 13.6 वोल्ट। तो आयनन विभव क्या है बताओ? आयनन विभव वो विभव है जिससे किसी इलेक्ट्रॉन को त्वरित करने पर उसे इतना ऊर्जा प्राप्त होगा कि जो इस ऊर्जा के संगत या समान होगी। तो देखो इसके बाद एनर्जी है -13.6, उसको 0 तक पहुंचाना देना पड़ेगा ना, 13.6 देना पड़ेगा। तो ये है। तो मेरे बच्चों ये तो हाइड्रोजन एटम के लिए हुआ है, और बाकियों के लिए क्या चाहिए? हाइड्रोजन लाइक आयन के लिए, वो एक आयन है, वो एक आयन ऑलरेडी है, हीलियम प्लस एक आयन है, लिथियम डबल एक आयन है, लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन बचा है, तो उसके लिए हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? देखो ऊर्जा जो है फॉर आयनाइजेशन ऊर्जा जिसका परमाणु संख्या Z है, उसके लिए हम लिखेंगे सिंपली Z² गुणा 13.6। जैसे किसी ने पूछा कि हीलियम Z कितना? 2। अब हीलियम का आयनन ऊर्जा कितना है? क्या कहोगे?
2 का स्क्वायर गुना 13.6, लिथियम डबल प्लस का 3 का स्क्वायर, तो संगत विभव भी आप निकाल लोगे, ठीक है ना। ओके, अब हम कहते हैं उत्तेजन के संगत ऊर्जा या विभव, उत्तेजन के संगत ऊर्जा या विभव, तो इसको हम कहते हैं एक्साइटेशन। एक्साइटेशन, अब एक्साइटेशन मतलब कहां से कहां तक लेके जा रहे हो उसे। एक्साइटेशन प्रारंभ कहां से हुआ, यूजुअली क्या होता है ग्राउंड स्टेट से, n1 इक्वल टू 1 रहता है, और उच्च कक्षा में जाएंगे हम, ठीक है ना। तो मेरे बच्चों इसमें होगा ऊर्जा, ऊर्जा बराबर क्या लिखोगे बताओ, ऊर्जा का अंतर, ऊर्जा n2 माइनस ऊर्जा n1। जैसे बच्चों, जैसे देखो हम हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का प्रथम उत्तेजन ऊर्जा, प्रथम उत्तेजन मतलब 1 से कहां जाएगा, 2 तक जाएगा। अब 1 से 2 तक कितना फर्क है, 10.2, तो उत्तेजन ऊर्जा कहेंगे। और संगत विभव क्या होगा, जितना ईवी में ऊर्जा आएगा उसको ई से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। समझ रहे हो कि नहीं। उत्तेजन मतलब ग्राउंड स्टेट से लेकर, प्रथम उत्तेजन मतलब ग्राउंड से प्रथम उत्तेजित अवस्था, द्वितीय उत्तेजन मतलब 1 से लेकर 3 कितना होगा 12.09, और तृतीय उत्तेजन मतलब ग्राउंड से 4 12.75। तो ये जो ऊर्जा हम कह रहे हैं, इन्हीं ऊर्जा को z² से मल्टीप्लाई करोगे। अगर मान के चलो हीलियम प्लस, लिथियम डबल प्लस, ये सब पूछा जाए, और बच्चों वोल्टता अगर पूछा जाए, वोल्टता विभव कितना है, उत्तेजन विभव कितना है, तो जो भी ऊर्जा आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलेगा उसमें से ई उड़ा देना। जैसे कि 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में से ई उड़ा देना 10.2 वोल्ट, ऐसे होगा। बहुत सिंपल है कि नहीं बताओ, समझ रहे हो कि नहीं। ठीक है, तो बच्चों देखो ये ऊर्जा हम लिखते हैं ऊर्जाओं का अंतर, और उसमें से ई उड़ा देना, वो हो जाएगा संगत उत्तेजन विभव। ठीक है, सरल प्रश्न होते हैं। ओके, अब एक बहुत ही कॉमनली आज क्वेश्चन होता है बच्चों कि मुख्य क्वांटम संख्या है n, तो जब उस ऑर्बिट में होगा, वो इलेक्ट्रॉन जब उस ऑर्बिट में है, तो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य कितनी होगी, और तरंगों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो एज ए हेडिंग हम लिखेंगे n मुख्य क्वांटम संख्या के कक्षा में तरंग दैर्घ्य तथा तरंगों की संख्या। तुम लोग कॉन्स्टेंटली बातें की जा रहे हो यार, ये गलत बात है, बेकार बातें कर रहे हो, कोई मतलब नहीं इसका, टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना ही हानि कर रहे हो। तो बच्चों देखो यहाँ पे, ये शायद आप जानते हो कि n मुख्य क्वांटम संख्या है ऑर्बिट का, ठीक है ना। तो उसमें एक तो तरंग दैर्घ्य हमें बताना है, या तरंग दैर्घ्य क्या होगा, और उसके साथ साथ बताना है कि उस कक्षा में कितने तरंगे हैं। हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर मेरे पास उपलब्ध दूरी s है, s उपलब्ध दूरी है, और उसमें इस दूरी के बीच ऐसा एक तरंग आगे संचरित है, ठीक है, तो कितने तरंगों की संख्या होगी, बहुत सिंपल है। वही बात है कि 1000 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट है, 1000 रुपए में 50 रुपए के कितने नोट है, क्या करोगे, विभाजित करोगे। तो दूरी इतना उपलब्ध है और उसमें इस तरंग को आगे बढ़ना है, तो क्या करेंगे, दूरी बटा तरंग दैर्घ्य, इससे आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, हम कहेंगे
एक बात तो यह है कि किसी भी कक्षा में, सुनो ध्यान से, किसी भी कक्षा में सबसे पहले चलो हम बताते हैं कि कक्षा की त्रिज्या r है, मान लेते हैं, तो उसकी परिधि कितनी है? 2 पाई r। ओके, तो हम कहेंगे तरंगों की संख्या, तरंगों की संख्या तरंगों की संख्या बच्चों n लिखता हूं, ठीक है। तो हम कहेंगे दूरी यानी 2 पाई r बटा तरंग दैर्घ्य। सहमत हो? दूरी बटा तरंग दैर्घ्य, तरंगों की संख्या। अब यहां तक हम पहुंचने की कोशिश करते हैं, चलो ठीक है। प्यारे बच्चों, मुझे बताओ कि किसी भी कक्षा में ये मान्य है कि नहीं? ये मान्य है, मान्य है कि नहीं बोलो? MVR इक्वल टू NH/2 पाई। थोड़ा सा इधर उधर करो, इधर उधर मतलब इस 2 पाई को ऊपर उठा दो और MV को नीचे ले आओ। इधर उधर करते हैं थोड़ा सा, तो हमें मिलता है 2 पाई r बराबर NH बटा MV। सही है। लेकिन डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य जो है वो हम सबको पता है। तो देखो, इसका न्यूमरेटर भी आ गया और डिनोमिनेटर भी आ गया, 2 पाई r भी आ गया ना, और नीचे जो लैम्डा वो भी आ गया, वो तो हमें मालूम ही है। तो हम कहेंगे इसका मतलब है तरंगों की संख्या कितनी है? तो कहेंगे 2 पाई r बटा लैम्डा। अभी अभी हमें इससे मिला था कि 2 पाई r बटा लैम्डा मतलब 2 पाई r हो गया NH/2 पाई। इसको विभाजित करें बच्चों H/2 पाई से, H/, नहीं H/MV से। NH/2 पाई लैम्डा हो गया H/MV, और ये 2 पाई r कितना हो गया? 2 पाई हो गया NH/MV। सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती की, यहाँ पे तो बोलो क्या बचा? ये दोनों हो गए कैंसिल, ये दोनों हो गए कैंसिल। शेष जो बचा है प्यारे बच्चों वो है, तो जो भी मुख्य क्वांटम संख्या है 1 2 3 4, तो तरंगों की संख्या उतनी ही होगी, ठीक है ना। तरंगों की संख्या उतनी होगी। जैसे बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं एक पूरा धागा लेता हूं ऐसे, सुनो ध्यान से, जिसकी लंबाई L है और जो L है यही परिधि है, तो क्या होगा? एक कंसेप्ट है कि एक बिंदु का, देखो फेज का रिपीटेशन कब होता है, कला कब समान हो जाता है? एक तरंग के बाद फिर से रिपीट होता है ये, फिर ये, मतलब हर एक। लेकिन देखो बच्चों, आधे तरंग के बाद कला विपरीत हो जाता है, तो पुनः उस कला में कब लौटता है कण? जब वो एक तरंग या 2 तरंग या 3 तरंग या 10 तरंग, पूर्ण संख्या तरंग होना चाहिए। तो लॉजिकली ये है कि ये देखो 2 पाई r, देख रहे हो? कल्पना करो मैंने धागा पकड़ के रखा है 2 पाई r, अब इसको मैंने यूं करके फोल्ड कर दी, ये वृत्त बन गया। एक्चुअली धागे में क्या हो रहा था बच्चों? इस धागे में प्रथम संभावना है एक ही तरंग, मतलब ऊपरी भाग निचला भाग। अब इसी धागे को मैंने यूं करके पलट के सर्कल बना दिया, तो इस भाग में आधे भाग में होगा एक तरंग का ऊपरी भाग और निचला भाग। तो इसका चित्र कैसे बनेगा मैं आपको बताऊं। हम चर्चा कर रहे हैं बच्चों n और छोटा n जब 1 है, यानी प्रथम कक्षा। तो प्रथम कक्षा में देखो बच्चों, ये है परिधि, ये है 2 पाई r, और तरंग को मैं दिखाऊं अगर, तो देखो ये प्रथम अर्ध, ये द्वितीय अर्ध, सही है। अब ये जो सफेद रंग का धागा आप देख रहे हो, इस सफेद रंग के धागे को ही मैंने वृत्त में बदल दिया, एक कक्षा बन गया। अब देखो ये दोनों मध्य बिंदु हैं, दोनों आधे आधे भाग। तो ये जो भाग है, ये इस भाग को मैं शो करूंगा कैसे? ऐसे।
और इस भाग को ऐसे। एक तरंग का ऊपरी भाग, एक निचला भाग। प्रथम आर्ध परिधि में यानी पाई आर में ऊपरी भाग और दूसरे पाई आर में निचला भाग। ठीक है, तो ये तो हो गया। फिर आप मुझे बताइए n या छोटा n जब 2 है, ठीक है, जब 2 है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? ये देखो बच्चों, ये हो गया परिधि। अब इसमें मैं मुख्य कंटम संख्या 2 कह रहा हूं। 2 तरंग होंगे। 2 तरंग कैसे दिखाओगे बताओ? 2 तरंगों में एक दो का ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग, ये ऊपरी भाग, ये निचला भाग। एक्चुअली अब देखो 4 टुकड़े हैं, देख रहे हो? 4 टुकड़े, 2 तरंग के लिए 4 ऐसे टुकड़े हैं। अब आप क्या करोगे? इस परिधि को, ये जो सफेद तार है इसी को मैंने 2 पाई आर में तब्दील कर दिया और इसको 4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो प्यारे बच्चों एक टुकड़े में, प्रथम टुकड़े में क्या दिखाना है मुझे? प्रथम टुकड़े में दिखाना है इसको, तो मैंने दिखा दिया। देखो ऊपर ऐसे, ये नीचे, ये ऐसे, ये ऊपर, ये ऐसे, और ये नीचे, ये ऐसे। बोलो, ऐसे आगे के क्रम भी आप ड्रॉ कर सकते हो, 3 भी आप ड्रॉ कर सकते हो। ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, 3 टुकड़े करना है, उसको 2-2 टुकड़ों में बांटना है। समझ गए? तो ऐसा होता है। तो बच्चों ये मूल कारण है जो जिस कारण ऊर्जा क्वांटीकरण होता है। ऊर्जा क्वांटीकरण इसलिए होता है। तो ऊर्जा क्वांटीकरण में आपको कुछ इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं कि ऊर्जा क्वांटीकरण के समीकरण निरूपित कीजिए, स्थापित कीजिए। क्वांटीकरण समीकरण स्थापित कीजिए, ठीक है ना? तो क्वांटीकरण कब आता है? जब कोई ना कोई एक राशि कहीं ना कहीं पूर्ण संख्या n पर निर्भर करता है, ठीक है ना? तो क्वांटीकरण के ऊर्जा का जो क्वांटीकरण समीकरण इसी से आया है। हमें मिला था ना कि ऊर्जा बराबर समानुपाती 1/n², तो इसी से आया है। ओके, अब देखो ऊर्जा क्वांटीकरण के किस प्रकार के प्रश्न हमें मिल सकता है। बच्चों एक प्रश्न हम ट्राई करते हैं। क्वेश्चन ये है प्यारे बच्चों, एक कण जिसका द्रव्यमान बच्चों m है, ठीक है ना? L लंबाई की एक बंद नली के भीतर इस प्रकार गतिमान है कि दोनों सिरों पर द्रव तरंग के संगत ये बताया गया कि एक कण है, अकेला है, किसी दूसरे के साथ अंतरक्रिया नहीं कर रहा है, अकेला बैठा है। अकेला बैठा तो नहीं है, अंदर चल रहा है। किसके भीतर? एक बंद नली के भीतर जिसकी लंबाई L है। समझ गए? और इस प्रकार चल रहा है कि उसका जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य या जो भी तरंग है उसके संगत जो निस्पंद होता है, निस्पंद यानी नोड, दोनों सिरों पे नोड प्राप्त हो रहा है, ठीक है? तो हमें यहाँ पे पूछा गया कि इस कण के संगत ऊर्जा का, कण की ऊर्जा का क्वांटीकरण समीकरण निरूपित कीजिए। देखो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना बच्चों। हमें किसी परिस्थिति में क्वांटीकरण का समीकरण कैसे एस्टैब्लिश करना है,
ठीक है ना। तो एक कंडीशन होता है यहाँ पे, एक बाउंड्री, इसको हम कहते हैं जानते हो क्या, जैसे कि एटम्स में भी होता है प्रतिबंधित परिस्थिति, कंस्ट्रेंट कंडीशन। एक आपको कंडीशन बताया गया, यहाँ पे भी कंडीशन बताया गया, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, प्यारे बच्चों सबसे पहले मेरा काम है, एक मैं बंद नली ये ड्रॉ करूं। ये देखो बंद नली है ना, जिसकी लंबाई L है। तो सूचना अनुसार इसके भीतर जो डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के संगत प्रथम संभावना तो ये है, प्रथम संभावना ये है कि एक लूप बन गया। जैसे आपने पढ़ा था ना कि जैसे आपको बेसिक पता होगा कि आपतित तरंग और ये परावर्तित तरंग, अब दोनों अगर अध्यारोपित हो जाते हैं तो लूप बन जाता है, ऐसे ऐसे लूप बन जाता है। तो लूप ये है। तो एक लूप हमेशा याद रखना बच्चों कि अगर हम एक तरंग को ड्रॉ करें, देखो ऊपरी भाग निचला भाग, ये पूरा तरंग हो गया। अब देखो जो अध्यारोपण के बाद जो लूप फॉर्मेशन होता है वो ऐसे होता है। तो बताओ एक लूप में आधा तरंग है कि नहीं, एक लूप में λ/2 है कि नहीं, समझ रहे हो। ठीक है, ये हमारा प्रथम संभावना है, फर्स्ट संभावना। क्या लिखेंगे बोलो प्यारे बच्चों, लिखेंगे लैम्डा समान 2L। सहमत हो आप, क्योंकि भाई यहाँ पे लैम्डा बराबर 2L, क्योंकि यहाँ पे λ/2 है ना जो कि L के बराबर है। λ/2 है ना, एक लूप है जो कि L के बराबर है। λ/2 समान, ये एक लूप है, दिख रहा है आपको, एक लूप। देखो सेटिस्फाई कर रहे कंडीशन, कौन सा कंडीशन, यहां पर भी निष्पन्द है और यहां पर भी निष्पन्द है। किसी लूप में जैसे ऐसे लूप ड्रॉ करते हो आप, ये देखो ये जैसे लूप होते हैं, मेरे ख्याल से इन बिंदुओं को हम नोड्स या निष्पन्द कहते हैं, ठीक है ना। तो दो सिरा निष्पन्द होंगे दोनों, तो एक ही संभावना है कि भाई दोनों के बीच एक पूर्ण संख्या ऐसे हो गया, देखो ठीक है। अगला संभावना बताओ बच्चों, अगला संभावना मैं बताऊं, ऐसा होगा देखो, आधा आधा कर लो, एक लूप दूसरा लूप, ये भी सेटिस्फाइड है, ठीक है। दो लूप हो गए, तो दो लूप हो गए तो कहोगे भाई दो लूप में एक ही लैम्डा है, फिर L हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे बच्चों ऐसे तीन लूप बन सकते, 1 2 और 3। अब क्या कहोगे, आप कहोगे λ/2 गुणा 3 समान L, बोलो। तब हो जाएगा लैम्डा समान 12/3। एक्चुअली ये 12 है, ये 12/2 है, ये 12/3 है। तो इन जनरल हम कहेंगे लैम्डा nth जो है वो होगा 12/n। सहमत हो बच्चों, क्योंकि इसके भीतर n संख्या का लूप होगी, n संख्यक लूप, n संख्या में लूप होगा। तो n संख्या में लूप होगा तो n गुणा एक लूप के संगत λ/2 होता है, ये L के बराबर होगा। अब मुझे बताओ ये संबंध सही है कि नहीं, लैम्डा बराबर 12/n। देखो ये प्रतिबंधित हो गया ऑलरेडी, लैम्डा प्रतिबंधित हो गया, हुआ कि नहीं। क्योंकि हम ऐसे तरंग नहीं ड्रॉ कर सकते कि भैया एक सिरे में तो ऐसा हो गया दूसरा ऐसे खुला रह गया, ऐसे है, ये नहीं हो सकता। दोनों सिरों पर हमें निष्पन्न चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा का क्वांटीकरण हो गया, आ गया n हमारा प्यारा n। अब आगे क्या करें, आगे हम क्या करें बच्चों, लैम्डा तो मिल गया, तो लैम्डा से तुरंत p ढूंढ लेते हैं। क्या बताओ, h/p, बोलो बोलो, p आ गया, p मतलब उस कण का संवेग क्या आएगा बताओ, देखो ये भी क्वांटाइज्ड हो गया, ये भी क्वांटाइज्ड हो गया। ये कण है ना, ये कण है, बिल्कुल कण है। तो बताओ इसका गति ऊर्जा कितना है, बोलो, अरे बोलो, p²/2m, कण का गति ऊर्जा कितना होता है, p²/2m। तो p²/2m मतलब प्यारे बच्चों मेरे 1/2m इंटू इसका स्क्वायर। तो गति ऊर्जा आ गया कितना, n² h² बटा
8 ml²। तो ये हो जाएगा ऊर्जा का क्वांटीकरण समीकरण। आप कहोगे सर यहां पे स्थिति ऊर्जा क्यों नहीं है? क्योंकि दूसरा कोई कण ही नहीं है जिसके साथ उसका बल का विनिमय हो सके। स्थिति ऊर्जा कब होता है भाई? जब इलेक्ट्रॉन की स्थिति ऊर्जा कब होगी? जब नाभिक विद्यमान रहेगा, है ना। तो जब दो कण रहेंगे तब स्थिति ऊर्जा बता सकते हैं। तो यहाँ पे कुल ऊर्जा केवल और केवल गतिज ही है। तो ये हो गया ऊर्जा का क्वांटीकरण। एक बार मैं समझा देता हूं, क्योंकि आप, मैं जब समझा रहा था इधर उधर बातें कर रहे थे, मैंने देख लिया था। मैं सब बच्चों को स्टडी कर रहा हूँ, देख लिया था मैंने। मानो जो स्वीकार कर लो कि हाँ सर। देखो बहुत सिंपल है कि भाई ये दो सिरा है, कितना लंबाई है बोलो? n लंबाई है। उन्होंने कह दिया कि दोनों सिरों पर निष्पन्द होना चाहिए। अब उसमें हो सकता है कि भैया दो सिरों को एक लूप हो गया, या तो दो लूप हो गया, या तो तीन लूप हो गया। मान के चलो n संख्यक लूप है। पहली बात तो याद रखना, ये जब मैं बता रहा था आप सुन नहीं रहे थे, ये याद रखना कि एक लूप मतलब आधा तरंग होता है। एक लूप मतलब आधा तरंग होता है। तो लैम्डा बटा 2 संगत दूरी होगी बच्चों, क्योंकि एक तरंग मतलब लैम्डा दूरी होती है। तो आधे तरंग में लैम्डा बटा 2। हमने कहा कि माना कि n संख्या में लूप है, माना कि 1 2 3 4 5 6 n संख्या, पूर्ण संख्या लूप है, तो लैम्डा इंटू एल बटा 2 समान क्या लिखोगे? ये हो जाएगा एल। तो यहां पे देखो बच्चों लैम्डा मिल गया हमें। क्या मिला बताओ? 12 बटा एन। लैम्डा मिल गया। अब लैम्डा के बाद तुरंत हम पहुंच गए डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य समीकरण पी तक। कण का पी आ गया, पी आते ही ऊर्जा आ गया। क्यों? पी स्क्वायर बटा 2m होता है ऊर्जा। तो अल्टीमेटली पहले से ही देखो इस प्रतिबंधता के कारण ये n घुस गया इधर, यहां पे n आ गया। n आ गया ना, n जैसे आया तो संवेग में भी आ गया वो, और ऊर्जा में भी वो आ गया। ठीक है। तो इस प्रकार किसी भी प्रतिबंधित सिचुएशन में हमें ऐसा प्रतिबंधित समीकरण फ्रेम करना होता है। तो एक कंसेप्चुअल लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए। तो बच्चों सीधा साधा क्वेश्चन आते हैं, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो कि n मुख्य क्वांटम संख्या है, उस कक्षा में कितने डी ब्रोगली तरंग है? तो तरंगों की संख्या समान मुख्य क्वांटम संख्या। अगर मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो उस परिधि में 3 ही तरंग हो। मैंने प्रूव कर दिया, छोटा n इक्वल टू बड़ा n। ठीक है ना। तो ये सब पॉइंट्स आप याद रखना। तो बच्चों अब इस चैप्टर में बहुत कुछ नहीं बचा हुआ है, आप एक बार थियोरिटिकली पढ़ लेना। क्या बताऊं मैं आपको कि जो बोलो 20 बार लिखो आई एम ए जीनियस, बस 180 मार्क्स बिंदास। हाँ मजे। या ऐसे लिखूंगा आई एम ए डैश, एक गधा, एक जीनियस, है ना, एक शक्तिमान और एक है परम गधा। ठीक है ना। तो उसमें आपको पिक करना आई एम ए जीनियस। ठीक है ना। वो तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया था जो कि दक्षता पर आधारित थी। पतंजलि घी उसमें मैंने डाला था, है ना। तो बच्चों आप क्या करना, जैसे मैं आपको ओवरऑल डिस्कशन में बता देता हूँ। सुनो जैसे कि बोर्स थ्योरम जो है, बोर्स थ्योरम की जो कमियां हैं या सीमाएं हैं वो क्या क्या है? पहली बात तो है कि बोर्स थ्योरम या बोर्स पोस्टुलेट जो है वो केवल उसके लिए वैलिड है जो कि सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, एकल इलेक्ट्रॉन निकाय के लिए केवल है। लेकिन भाई नेचर में सभी तो एकल इलेक्ट्रॉन होते नहीं है ना। तो किसी परमाणु में जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके लिए ये उसका वर्णन ये नहीं कर सकता। पहला तो ये एक सीमा है। दूसरी बात है कि इसी के आधार पर वो हम कहते हैं कि जीमैन प्रभाव क्या है? शायद तुम्हें मैं बताया था। होता क्या है बच्चों, ये जो आपने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखा कि भाई ये हाइड्रोजन है, इसको हमने हीटिंग किया तो वहां पे हमें मिला, हाँ रेखा मिल रहे हैं। लेकिन हमने अगर इस स्रोत को चुंबकीय, सुनो, इस स्रोत को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वो जो लाइंस है ना वो थोड़ा सा लाइन से लेके ऐसे हो जाता है, जिसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑफ द लाइंस। मतलब इसको एक बैंड में तब्दील हो जाते हैं। लाइंस जो है
वो बैंड में तब्दील हो जाता है। तो उसका विश्लेषण ये नहीं बता सकता। और बच्चों मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, केमिस्ट्री आप लोग मेरे से ज़्यादा जानते हो। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम यानी जो अणुओं के लिए स्पेक्ट्रम है वो लाइन में नहीं मिलता, वो बल्कि बैंड स्पेक्ट्रम में मिलता है। उसका भी, क्योंकि सभी में एक ही कमी है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन को तो बता सकता है, अनेक इलेक्ट्रॉन वाले निकाय को गणना नहीं कर सकता। और एक कमी है बच्चों कि वो कभी नहीं बता सकता कि जब ये वापस आता है उच्च से 4 से लेके 1 तक वापस आएगा। मैंने एक रफली आपको कहा बच्चों 100 एटम में से 25 4 से लेके 1 आया, लेकिन संभावनाएं पथ तो उसके बाद 6 है। इन 6 पथों में किसका कितना भाग होगा वो प्रोबेबिलिटी, वो प्रायिकता वो बता नहीं सकते। तो एक बार आप एनसीईआरटी रीड करना, है ना। तो इस चैप्टर में और खास कुछ नहीं बचा है, जो मैंने प्रोफाइल्स थे आपको सारा बता दिया है बच्चों, है ना। और एक चीज मुझे और आपको बताना था इसमें, हालांकि बहुत कम आता है ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे बताना चाहिए क्योंकि 2022 जो आपके जेईई मेंस में आया था, इसलिए बताना जरूरी है। क्योंकि मैंने रिसेंट के पेपर जब चेक किए, मैं आपको कल कह रहा था ना कि मैं रिसेंट का पेपर चेक कर रहा था, तो मैंने देखा एक हालांकि बहुत कम आता है, मैं बताया था आपको। उसको हम कहते हैं संघट्ट प्राचल। संघट्ट प्राचल मतलब इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। ये क्या है देखो, संघट्ट प्राचल, इसको हम कहते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर को हम सूचित करते हैं या निरूपित करते हैं बच्चों, किससे जानते हो? बी सिंबल द्वारा, छोटा बी। अब देखो इसको परिभाषित करने की जरूरत नहीं है, बस इसको चित्र से आप समझ जाओ ये है क्या, है ना। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। अरे प्यारो चुप हो जाओ, हाँ चुप हो जाओ। या तो जब बदमाशी करते तो ऐसे धीरे धीरे ऐसे पतंजलि, है ना। और दुखी हो जाओगे तो क्या करोगे? नहीं, दुखी हो जाओगे मिरर के सामने जाना, ऐसे कभी बहुत दुखी हो जाओ ना बच्चों, क्या करोगे? पहले मिरर के सामने जाके ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, फिर क्या करोगे? वो भी फिर भी मूड नहीं निकला तो ऐसे करोगे। पहले तो कोशिश करना, बहुत दुखी हो, पेपर खराब हो गया, मार्क्स बिल्कुल 0 आ गए हैं, क्या करोगे? मिरर के सामने जाओगे, ऐसे दुखी चेहरा है ना, फिर भी नहीं मना कि क्या कर रहा है यार, पागल हो क्या? तो हंसी आ जाएगी, एक मिनट हो जाएगी। ठीक है, अब सुनो टाइम वेस्ट। देखो बच्चों प्यारो, तुम लोग के टेस्ट में, लेकिन वो चैप्टर भी आ रहा है, सुनो, नाविक वाले चैप्टर भी आ रहा है टेस्ट में, पेपर बना लिया मैंने, इसलिए मैं प्यार से समझा रहा हूँ, सुनो, समय व्यर्थ ना करो। इम्पैक्ट पैरामीटर क्या है बच्चों? एक्चुअली इम्पैक्ट पैरामीटर ये है बच्चों कि मान लो बच्चों ये है नाभिक, क्या है ये? नाभिक, ये है नाभिक, ठीक है, ओके। अब मैंने अल्फा कण को, ये क्या है? ये अल्फा कण है, ये क्या है बच्चों? अल्फा कण है। और ये क्या है? यह है नाभिक। मतलब ये कहीं ना कहीं गाइगर मर्जन प्रयोग के संगत है। सुनो ध्यान से, अब अल्फा कण का सुनो, ध्यान से सुनो, अल्फा कण को हमने यूं प्रक्षेपित कर दिया, समझ गए? तो जिस दिशा में वो गतिमान है, देखो फिर वो बातें कर रही है, आप बोलोगे सर थोड़ा समझा दो। मतलब ये समझ लेना कि मैं जैसे ऐसे करूंगा ना कि सर बहुत इरिटेट हो गया, इसका मतलब है। मतलब आप लोग को बदमाशी बहुत ज्यादा करोगे ना, देखना मुझे ऐसे करूंगा, ऐसे। तो प्यारे बच्चों सुनो, अब प्लीज सुनो, एक बार कर दो सभी वैसे जैसे मैंने किया। कर दो सभी, कर दो एक बार, करके दिखाओ भाई, करें ऐसे मैंने किया जैसे। कर दिया, ये नहीं,
ये मतलब ये नहीं क्या हो। तुम लोग कर ही नहीं पा रहे हो मतलब। अच्छा सुनो, अब बिल्कुल शांत। हो गए शांत। अब सुनो, अल्फा कण को हमने प्रक्षेपित किया बच्चों, ध्यान सुनो। जिस जिस दिशा में ये हमने प्रक्षेपित किया है, यानी जिसका जो वेग का आप दिशा देख रहे हो, तो वेग का जो दिशा है प्यारे बच्चों, हम कहेंगे इसका गति का दिशा ये है। सुनो, ये गति की दिशा है, इसको हम गति की दिशा या संवेग रेखा या वेग रेखा कह सकते हैं। इस दिशा में गतिमान है। अब अगर हम सुनो बच्चों, नाभिक के केंद्र से यहां से एक अभिलंब प्रदर्शित करें, तो आपको दिख रहा है कुछ लंबवत दूरी। ये लंबवत दूरी जो है ये संघट्ट प्राचल कहलाता है, ठीक है ना। तो जिस रेखा के अनुदिश कण गतिमान है, नाभिक के केंद्र से उस रेखा तक की लंबवत दूरी हम कहेंगे संघट्ट प्राचल कहलाता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, संघट्ट प्राचल अगर शून्य हो जाए, संघट्ट प्राचल अगर शून्य हो जाए तो वो कण जो है उसकी वापसी होना तय है। कैसे देखो आप, वापसी होना कैसे तय है बच्चों? देखो प्यारे बच्चों, ये क्या है? यह है नाभिक, यह है नाभिक का भी केंद्र, ठीक है ना। अब अल्फा कण को हमने यूं प्रक्षेपित किया। कैसे प्रक्षेपित किया? ऐसे प्रक्षेपित किया, ठीक है। अगर आपने देखा कि इसका जो गति की दिशा क्या है, तो हम कहेंगे देखो गति की रेखा या दिशा जो है, और उसी में उपस्थित कौन है? सेंटर। तो भाई बिंदु अगर उस रेखा में उपस्थित है तो लंबवत दूरी क्या होगा बताओ? शून्य हो जाएगा। यानी यहां पर जो संघट्ट प्राचल है वो शून्य हो जाएगा। और ऐसी परिस्थिति में बिल्कुल ये जो वेग है, यानी प्रक्षेपण बिल्कुल केंद्र की ओर है, तो क्या होगा? बिल्कुल वो आगे चल के न्यूनतम दूरी हासिल करके वापस आ जाए, इसका रिट्रेस हो जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों एक संबंध है आपको, हालांकि इसका जो व्युत्पत्ति है, यानी इसका जो डेरिवेशन है, वो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन पर आधारित है, यानी कोणीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। लेकिन आपको इसका जो डिपेंडेंस है वो याद रखना कि बी जो है वो है z स्क्वायर कॉट थीटा बटा 2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। आप कहोगे सर इस फॉर्मूला में थीटा यूटा क्या है? थीटा है क्या? और सर नीचे जो आपने ई लिखा है वो है क्या? ठीक है, तो मैं बता दूं बच्चों, ये जो इसका जो गतिज ऊर्जा है ना, गतिज ऊर्जा जो है किसका? अल्फा कण का, वो ई लिखा मैंने। और जो एंगल है मैं आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं। देखो बच्चों, ये मूल रूप से ऐसे गतिमान था। अब इसके करीब आते ही क्या होगा बताइए? इसके करीब आते ही मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? इसका पथ रिपल्शन होगा ना, प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है। जैसे ट्रैफिक पुलिस से भागते हैं लोग, पहले तो बाइक चला रहे के सामने ऐसे, आगे से बात समझ में। तो बच्चों प्रतिकर्षण देखो, यहां पे प्रतिकर्षण हो गया, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, इसका जो दिशा है वो यूं बदल गया। तो इस कोण को हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? कौन से कोण को? इस कोण को हम कहेंगे विचलन कोण थीटा, विचलन कोण थीटा। और इसमें विचलन कोण कितना आएगा? 180 डिग्री। ऐसे जा रहा था, सीधा जा रहा था, वापस आ गया। तो प्रारंभिक दिशा ये, अंतिम दिशा है। कोण कितना है? 180 डिग्री, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला याद रहेगा कि किस प्रकार
बी और थीटा का निर्भरशीलता है, तो क्या याद रहेगा, क्या याद रहेगा, याद रहेगा कि बी समानुपाती tan नहीं बच्चों, cot थीटा बाई 2, याद रहेगा। तो मैं बताऊं जेई मेंस में क्या क्वेश्चन आया, तो उन्होंने कहा था कि देखो दो परिस्थितियां हैं, एक में थीटा 90 डिग्री, एक में 60 डिग्री, थीटा 90 डिग्री और 60 डिग्री, तो थीटा बटा 2 क्या है बच्चों, 45 और 30। अब उनका कॉट वैल्यू आप जानते हो, कॉट मतलब 1/tan होता है, तो उससे आपको b1/b2 मिल जाएगा, वही संबंध पूछा गया था कि b1²/b2² कितना है, तो जो भी अनुपात मिलेगा उसको स्क्वायर कर देना, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे। तो b समानुपाती cot थीटा बटा 2, ठीक है। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों द न्यूक्लियस, हालांकि केमिस्ट्री में आप काफी कुछ जानते हो, मेरे से ज्यादा नॉलेज रखते हो केमिस्ट्री में, तो चलो नाभिक के बारे में कुछ सोचें, उसके बारे में कुछ सोच विचार करें। सबसे पहली बात, नाभिक कौन है, नाभिक है किसी भी परमाणु का केंद्रीय भाग जिसमें द्रव्यमान का महत्तम अंश समाहित होती है, समाहित होता है उसमें, और वो मूल रूप से धनात्मक आवेशित होता है। ये बेसिक बात आप जानती हो, अरे हाँ बोलो या ना भाई। परमाणु के केंद्र का भाग जो कि परमाणु का सर्वाधिक अंश द्रव्यमान का केंद्रित करता है और वो स्वयं धनात्मक आवेशित है, यही है ना, तो वो होता है नाभिक। तो बच्चों एक एटम की बात करें, एक परमाणु की, देखो ये मान के चलो है परमाणु, परम अणु, और ये इसका नाभिक है, क्या है, नाभिक है। और नाभिक के अंदर कभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता, इलेक्ट्रॉन्स हमेशा बाहर होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों। और ये है क्या है, केंद्रीय भाग, यह है नाभिक। नाभिक, नाभिक, नाभिक का द्रव्यमान लगभग समान हो जाता है मास ऑफ द एटम, मतलब 99 पॉइंट समथिंग % मास इसके पास ही होता है ना। और ये स्वयं, ये नाभिक स्वयं धनात्मक आवेशित, ठीक है, ये स्वयं धनात्मक आवेशित होती है। धनात्मक आवेश का प्रमाण कहां से मिला, कि किसी कुछ कणों का वापस लौटना, अगर नेगेटिव होता तो आकर्षित कर लेता, वापस लौटा मतलब धनात्मक, ठीक है, अच्छी बात है बच्चों। नाभिक के देखो, ये तो तय होगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, परमाणु के भीतर, परंतु नाभिक से बाहर। तो नाभिक में क्या होता है आप जानते हो, नाभिक के कण कौन कौन होते हैं बच्चों, नाभिक के कण, नाभिक के कण मतलब जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स, क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स, जिसको हम कहेंगे नाभिकीय, नाभिकीय कण, नाभिकीय कण। नाभिकीय कण कौन होता है बच्चों, आप जानते हो, नाभिक के भीतर कौन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर होता है प्रोटॉन, प्रोटॉन जिसको मैं P लिखता हूं, और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जिसको मैं N लिखता हूं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये आप जानते ही हो। अब देखो कुछ अस्थायी कणों से, कुछ अस्थायी कणों से, जैसे क्वार्क पार्टिकल है, क्वार्क पार्टिकल से बनता है क्वार्क कण, क्वार्क पार्टिकल अस्थायी होता है, अस्थायी कण होता है, जिससे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनता है। देखो एक तो हो गया एटम, उसका छोटा सा टुकड़ा नाभिक, नाभिक के अंदर का टुकड़ा क्या है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन के अंदर जा रहे हैं, उसके अंदर क्या है, तो कुछ अस्थायी कणों से, क्वार्क कणों से बनता है। तो प्यारे बच्चों जहां तक हम क्वार्क में, क्वार्क पार्टिकल्स, क्वार्क जो है वो अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, यानी बहुत समय तक वो परसिस्ट नहीं करता, बनता है गायब हो जाता, बनता है गायब हो जाता है, ऐसे। तो अस्थायी कण में बच्चों एक होता है हम कहते हैं उच्चगामी यानी अपवर्ड, और एक है निम्नगामी, दोनों प्रकार के क्वार्क। सो
अपवर्ड क्वार्क होता है जिसके पास आवेश प्लस 2/3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश, और डाउन क्वार्क माइनस 1/3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश। तो ये आंशिक इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। हम कहते हैं कि न्यूनतम विमा नहीं है, न्यूनतम यूनिट नहीं है। क्यों? क्योंकि कण ही स्थायी नहीं है, कण ही स्थायी नहीं है। तो बच्चों देखो, जहां तक हम प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन कैसे बनता है जानते हो बच्चों? प्रोटॉन बनता है UUD से, 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क। तो कुल आवेश आप खुद आकलन करें इसका। देखो, एक के पास है प्लस 2/3 माइनस 1/3, तो अपने आप ये प्लस ही आ जाए। ठीक है, 2 अपवर्ड हुआ, 2/3 प्लस 2/3 4/3 माइनस 1 है ना, कितना हो गया? आप ये हो गया 4/3 माइनस 1/3 हो गया आपका 1। और जबकि न्यूट्रॉन बनता है प्यारे बच्चों मेरे अप डाउन डाउन, अप डाउन डाउन। क्यों इतना हंस रहे हो? इतना अच्छा लग रहा हो क्या? अप डाउन डाउन कितना हो गया? 0। इसलिए हम कहते हैं बच्चों मेरे, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है, न्यूट्रॉन अनावेशित होता है। तो न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता, प्रोटॉन पर प्लस इलेक्ट्रॉनिक आवेश है। अब द्रव्यमान के दृष्टिकोण से आप लोग ज्यादा उस्ताद हो मेरे से, बताएंगे, बच्चे बताएंगे मुझे कि प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या है। 1.6726 10 की घात। वैसे हम 2 डिजिट तक ही लिखते हैं, 1.67 लिखते हैं, ठीक है ना। देखो, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान स्लाइटली बड़ा होता है, स्लाइटली बड़ा। कैसे? 1.67 26 ना लिखे 49। बोलो, देख रहे हो क्या फर्क है? 1.6726 और ये 49। ओके, ठीक है, अच्छी बात है। तो हम द्रव्यमानों के दृष्टिकोण से कहेंगे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना है प्यारे बच्चों मेरे? 9.1 10 की घात माइनस 31। तो द्रव्यमानों को तुलना की जाए तो मास ऑफ न्यूट्रॉन बच्चों थोड़ा सा बड़ा होता है मास ऑफ प्रोटॉन से, और ये दोनों काफी बड़े होते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। हालांकि इलेक्ट्रॉन नाभिकीय कण नहीं होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, जैसे हम कहते हैं ना कि इसका द्रव्यमान कितना गुना है, 1837 गुना, इसका कितना गुना है, 1840 गुना, ऐसे कुछ कहते हैं ना। तो हालांकि हम नाभिकीय कणों को एक उभयनिष्ठ द्रव्यमान लेके चलते हैं। नाभिकीय कणों का द्रव्यमान लगभग समान है ना, तो लगभग समान उभयनिष्ठ मान के चलते हैं। तो उस आधार पर मेरे प्यारे बच्चों मास ऑफ न्यूट्रॉन जो है इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन जो है, उसको लगभग हम इक्वल कर लेते हैं, एक उभयनिष्ठ मास ले लेते हैं, एक उभयनिष्ठ मास लेते हैं m, जिसको हम कहेंगे नाभिकीय कणों का औसत द्रव्यमान। नाभिकीय कणों का औसत द्रव्यमान कितना है? छोटा है, तो उसको हम लिखते हैं 1.67 10 to the minus 27। ठीक है, ओके बच्चों, मेरे ख्याल से आपको मालूम है कि जहां तक हाई एनर्जी फिजिक्स की बात है, नाभिकीय स्तर पर, क्यों हंस रही हो बताओ? नहीं, ज्यादा करूंगा तो फिर बोर हो जाओगे, सर नया कुछ लाओ बोलोगे, है ना। कुछ नया कुछ लाओ, ढूंढते यार, आज ढूंढूंगा मैं नए मीम कौन कौन से आए हैं, है ना। हाँ प्यारे बच्चों, मैं कह रहा था कि देखो, जहां तक हाई एनर्जी फिजिक्स है, यानी नाभिकीय स्तर पर ऊर्जा इज इक्वल टू मास इंटू सी स्क्वायर हम लिखते हैं, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। तो उस आधार पर द्रव्यमान को ऊर्जा के पदों में हम व्यक्त करते हैं, द्रव्यमान को ऊर्जा के पदों में व्यक्त करते हैं। तो द्रव्यमान को ऊर्जा के पदों में जब व्यक्त करेंगे, और ये बताओ कि बच्चों की यहाँ पर जो हाई एनर्जी फिजिक्स है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, उसमें या नाभिकीय कण है, इनके द्रव्यमान मापन के लिए इकाई है। वो क्या इकाई होता है? वो होता है 1 AMU,
यानी 1 U भी कहते हैं यूनिफाइड एटॉमिक मास, है ना। व्हाट इज दैट? 1/12 गुणा कार्बन 12 एटम अपने तलस्थ अवस्था में, ठीक है ना। तो बच्चों ये जो मान है ये लगभग 1.66 × 10⁻⁻27 kg। तो इसका जो पैमाना है, स्केल है, अब इसको तो आप केजी में मापोगे नहीं, लेकिन हाँ उस पैमाने पे एटॉमिक मास यूनिट पे हम पेश करते हैं, तो इसको हम लिखते हैं 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। और बच्चों मेरे, अगर इस ऊर्जा को देखो, इस द्रव्यमान को ऊर्जा में हम व्यक्त करें, अगर आप निकालो इसका ऊर्जा कितना है और उस ऊर्जा को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पेश करो, तो मैं आपको बता दूं 1 एटॉमिक मास यूनिट, देखना क्वेश्चंस में ऐसे दिया रहता है कि 930 के अराउंड मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये प्रदत्त होता है प्रश्नों में। अगर नहीं बताया गया तो मैं आपको राय दूं कि आप इजी कैलकुलेशन के लिए 930 MeV मान के चल रहा। वैसे तो सही वैल्यू होता है 931.6, लेकिन आप इसको 930 अराउंड MeV लेना। मतलब क्या समझे, इस द्रव्यमान को अगर E=mc² के अकॉर्डिंग ऊर्जा में रूपांतरित करें तो इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। तो बच्चों जैसे कि हम न्यूट्रॉन प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन में क्या होगा जानते हो, 936 और इसका लगभग 942 होता है। इसको ऊर्जा में रूपांतरित करो तो 936 MeV, इसको रूपांतरित करो तो 942, इसको रूपांतरित करो तो आप में से कौन बताएगा? 0.511, याद रखना 0.511 MeV मेगा। तो बताओ इसका और 900 का कितना रेशियो है? 900 बटा 0.511, भाई 900 बटे 0.5 कर दो, 1800 हुआ ना। इसीलिए बच्चों हम कहते हैं कि इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान लगभग इसके द्रव्यमान से 1840 गुना है, ये कहते हो ना। तो बच्चों यही वो कारण है जहां पे मास ऑफ द न्यूक्लियन लगभग 1840 गुणा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऊर्जा के दृष्टिकोण से भी देखो, इसका वैल्यू है, Me का वैल्यू है 0.511 MeV, 0.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसका वैल्यू है 930 मेगा इलेक्ट्रॉन। तो अनुपात निकालते ही आपको 1840 मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो आज हमने बुधवार है तो श्री गणेश कर ही लिया इस चैप्टर का, तो कल पढ़ेंगे, मजे करेंगे फिर, है ना। तो लोग पढ़ाई में मन लगाओ बच्चों, देखो टेस्ट आ रहा है, बता रहा हूँ, ऐसे मरियल जैसे बैठने से नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ कूल रहो, लेकिन एकदम नहीं कूल होकर सो जाओ, एकदम ठंडा में रजाई ओढ़ के, ऐसे, है ना। चलो बच्चों कल मिलते हैं, है ना।